तो स्फेनॉइड साइनस क्या है कि हम लोग नॉर्मली ऐसे दिखेगा नहीं कि जैसे फ्रंटल है, इथमॉइडल है, मैक्सिलरी, ये क्या है, आप पेशेंट को सामने से खड़ा करोगे तो आप एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। एंड मैंने बताया इथमॉइड को यहाँ पे तीन तीन कॉलम, एक मतलब तीन तीन में क्यों बांटा हुआ है, क्योंकि इथमॉइड साइनस जो है तीन हिस्सों में बढ़ता है, ठीक है। एंटीरियर इथमॉइडल साइनस, मिडिल इथमॉइडल साइनस एंड पोस्टीरियर इथमॉइडल साइनस, बाकी जो है वो कुछ नहीं ऐसे बढ़ते। और जो स्फेनॉइड साइनस है ना वो इस तरीके से दिखता है, ठीक है, कि हम पेशेंट को लेटरली खड़ा करके अगर हम ऐसे कट करेंगे तब हमको स्फेनॉइड बोन के अंदर मिलेगा ये स्फेनॉइडल साइनस। ये सामने से विजिबल जो है नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा पीछे की साइड होता है, इथमॉइड साइनस के पीछे ये बेसिकली पाया जाता है। और इसके लिए एक चीज है कि मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं इसमें कि इन्फ्लेमेशन या पेन वगैरह कुछ है, तो अगर हम सर में बीचों बीच टैप करेंगे, ठीक है, जेंटल टैप करेंगे, अगर पेन महसूस हो रहा है तो स्फेनॉइड साइनस का इन्फ्लेमेशन है ऐसा माना जाएगा, ठीक है। बीचों बीच टैप करेंगे माने इधर ऐसे, अगर हम यहाँ पे टैप करेंगे तो हमको स्फेनॉइड साइनस के लिए इसमें शायद बता रखा हो कि हेड टैपिंग से कैसे पता चलेगा। चलिए, इसमें नहीं बताया भाई, कोई बात नहीं, अभी आगे होगा तो इसमें देख लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको स्फेनॉइड साइनस का लोकेशन ध्यान रखना है कि पीछे होता है इथमॉइड के, और इतना इजीली जो है ये विजिबल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इटियोलॉजी क्या क्या है कि क्यों इसका इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, तो ये हो सकता है एज अ पार्ट ऑफ पैन साइनोसाइटिस, पैन माने टोटल, साइनोसाइटिस माने कि सारे ही साइनसेस जो है इन्वॉल्व हो रखे हैं, मैक्सिलरी साइनस का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, देन फ्रंटल है, इथमॉइडस, सभी का इन्फ्लेमेशन है, तो ये भी इसका भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो पैन साइनोसाइटिस के केस में एक तो साथ ही साथ क्या है कि अगर पोस्टीरियर इथमॉइडल साइनस, मैंने बताया कि इथमॉइडल साइनस क्या है, तीन भागों में बटेगा, एंटीरियर इथमॉइडल, एंटीरियर इथमॉइडल, मिडिल इथमॉइडल एंड पोस्टीरियर इथमॉइडल। तो ये पोस्टीरियर वाला क्या होता है, ये पोस्टीरियर वाला जो है स्फेनॉइड साइनस के थोड़ा सा कांटेक्ट में होता है। स्फेनॉइड साइनस जो है क्या है, इथमॉइड के पीछे, ये जैसे इथमॉइड है तो इसके पीछे मौजूद होता है ये स्फेनॉइड साइनस। तो पीछे क्या है, सबसे ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में ये रहता है पोस्टीरियर वाले पार्ट के, तो इसीलिए बोला है कि पोस्टीरियर इथमॉइडल साइनस का जो है इन्फेक्शन होगा तो भी यहाँ पे चांसेस हैं कि ये हो जाए, स्फेनॉइड साइनोसाइटिस हो जाए। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसमें, टिपिकल है कि हेडेक होगा और पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। पोस्ट नेजल मैंने बताया था कि नाक के पीछे की ओपनिंग होती है, कोयना जिसे कहते हैं। ये तो बेकारी फोटो है, ये पीछे नेजल, यहाँ पे देखो ये क्या है, नाक जो है पीछे खुल रहा है, फेरिंग्स वाले में यहाँ पे ब्लॉक हो रखा है, तो ये पीछे जो खुल रहा है ना होल से, यही जो है कोयना कहलाता है, इसको कोयना कहते हैं। पोस्टीरियर ओपनिंग है नोज की, तो अगर पोस्ट नेजल डिस्चार्ज का मतलब हो गया कि बाहर को ना आके ना, जो नेजल डिस्चार्ज है वो क्या है, पीछे पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नोज से पीछे फेरिंग्स की ओर जा रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। डायग्नोसिस क्या है, वही एक्सरे एंड सीटी इसमें करेंगे। ट्रीटमेंट जो है एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के समान ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सारे तो हो गए एक्यूट साइनोसाइटिस। अब किसी को क्रोनिक साइनोसाइटिस है तो उसके लिए क्या है, तो क्रोनिक साइनोसाइटिस यानी कि बहुत टाइम से चले आ रहा है, तो इफ इट इज द साइनस इन्फेक्शन लास्टिंग फॉर मंथ्स और ईयर्स, ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंट कॉज है इज द फेलियर ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन टू रिजॉल्व, ठीक है, उसको उसने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराया या खुद ही उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं की, और कहीं ना कहीं पेशेंट के इग्नोरेंस के कारण ही ये क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है। अगर एक्यूट में ही ट्रीट करवा लिया जाए प्रॉपरली तो फिर इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि कोई भी पॉल्यूशन है, केमिकल है, इन्फेक्शन है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, इन सब के कारण क्या होता है कि नाक जो सीलिया है, साइनस की जो अंदर वाली लेयर है वो कैसी होती है, सीलिएटेड म्यूकस की लेयर है ना, वहां पे सीलिया मौजूद है। तो इन ये सारे कारणों से क्या होता है कि लॉस ऑफ दिस सीलिया, कौन सा सीलिया, साइनस के अंदर जो मौजूद सीलिया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि साइनस में क्या होता है, लगातार
म्यूकस जो है बनता रहता है, क्योंकि जो साइनस की कवरिंग ही है वो कैसी है, सीलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम की है। लगातार म्यूकस का प्रोडक्शन होता रहता है, लेकिन फिर भी हमारे जो साइनसेस है वो खाली हॉलो एयर फिल्ड स्पेसेस है। अगर इतना ही म्यूकस बन रहा है तो वो उसके अंदर क्यों नहीं भर रहा है? वो इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि जो साइनस है वो कहाँ ड्रेन करते हैं, नोज में ड्रेन करते हैं। साइनसेस की जो डक्ट्स होती है वो नोज में खुलती है, तो लगातार वो बनाते हैं म्यूकस। सीलिया जो मौजूद है साइनस के अंदर वो उसको मूव करा करा के क्या करता है, नाक में डाल देता है। और नाक से ऐसा तो नहीं है कि आपका और मेरा हमेशा ही बस नेजल डिस्चार्ज होता रहता है, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर वो कहाँ जाता है, तब वो जाता है पीछे कोयना के थ्रू फेरिंग्स में 24/7, ठीक है, 24 घंटे हमेशा 24/7 क्या रहता है कि लगातार जो हमारे नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स की बात करिए, इनके जो साइनस हैं वो लगातार म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं। वो म्यूकस क्या है, उन साइनसेस में मौजूद सीलिया के थ्रू नोज में आता है, नोज के थ्रू क्या करता है, पोस्टीरियर ओपनिंग, कोयना जो पीछे वाला छेद है नाक का, उसके थ्रू क्या करता है, फेरिंग्स में चला जाता है और हमको कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। और वो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज हमें फील कब होता है, जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। नॉर्मल जितना हो रहा है उसमें हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अभी आपका मेरा भी क्या हो रहा है कि नेजल डिस्चार्ज पोस्टीरियर ओपनिंग के थ्रू फेरिंग्स में जा रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर जब कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी को राइनाइटिस हो गया, किसी को जुकाम हो गया, जब बहुत ज्यादा होता है तब वो चीज हमें फील होती है, नॉर्मल कंडीशन में वो फील नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, लॉस ऑफ सीलिया बोला है। अगर सीलिया ही नहीं है तो क्या है, इम्पेयर ड्रेनेज होने लगेगा, ठीक है, इम्पेयर ड्रेनेज होने लगेगा और वो जो म्यूकस है वो बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही पड़ा रहेगा। तो अंदर ही अगर स्टेसिस हो गया उसका तो उसके कारण इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होगा तो अगेन जो है म्यूकोजल चेंजेस। अब आप समझो कि जैसे ये साइनस है, ठीक है, साइनस के अंदर क्या है, ये साइनस है। अब इसके अंदर से वो पस बाहर निकला नहीं, जो इसके अंदर म्यूकस बन रहा था वो बाहर नहीं निकला क्योंकि इसके सीलिया काम नहीं कर रहे थे। अब वो सारा जो म्यूकस है यहीं भर गया, ठीक है। अब जब वो लगातार यहीं भरा हुआ है तो इसमें इन्फेक्शन भी तो होगा, इन्फेक्शन भी तो होगा। जब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो अंदर वाली म्यूकस लेयर है ये डैमेज भी तो होगी इन्फेक्शन के कारण। तो वही चीज है, ठीक है, कि म्यूकोजल चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो एक ये इस प्रकार की विशियस साइकिल चलती है। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि जो ये म्यूकस चेंजेस हैं, ठीक है, ये और किस किस कारण से हो सकते हैं, कोई एलर्जी हो गई तो भी म्यूकस चेंजेस हो जाएंगे, देन अगेन जो है ये विशियस साइकिल चलने लगेगी। इम्पेयर ड्रेनेज कब कब हो सकता है, कि पॉलिप बन गया हो नाक के अंदर, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो। अगर नेजल सेप्टम क्या होता है, ये नाक है, नाक को बीचों बीच दो हिस्सों में बांटने वाला जो स्ट्रक्चर है वो नेजल सेप्टम है। डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या होता है, इस तरीके से और ऐसा हो जाए, ठीक है। एक साइड का जो है एरिया बहुत बड़ा हो गया, एक साइड का एरिया बहुत छोटा हो गया। अब जहां का एरिया छोटा हो गया तो उसने क्या किया कि इधर जो है कंप्रेशन किया, कंप्रेशन किया तो नो नाक में मौजूद होते हैं टर्मिनेट्स। इस तरीके के 3 स्ट्रक्चर नाक में मौजूद होते हैं। ये नाक है, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से, ठीक है। इन 3 स्ट्रक्चर्स को कहते हैं टर्बिनेट्स, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ये नेजल सेप्टम, सेप्टम इधर मुड़ गया ज्यादा, तो इधर की साइड के जो टर्बिनेट है उसने इनको प्रेस कर दिया। अगर ये जो टर्बिनेट्स इधर प्रेस हो गए तो इन टर्बिनेट्स के नीचे क्या होते हैं, होल होते हैं जिसमें ये साइनसेस खुलते हैं। तो अगर ये टर्बिनेट ही कंप्रेस हो गए तो आप समझिए कि उसके नीचे मौजूद होल भी बंद हो जाएगा। जब होल भी बंद हो गया तो क्या है, वो कितनी कोशिश करते रहे, सीलिया कितना बीट करते रहे, जब आप ओपनिंग ही बंद कर देंगे तो कैसे निकलेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वही बात है, जैसे क्या कहते हैं, आप एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे वॉश बेसिन होता है, ठीक है। तो वॉश बेसिन में जो ड्रेनेज वाला एरिया है आप उस ड्रेनेज वाले को ही बंद कर दो। अब आप नल से कितने ही फोर्स से पानी खोलिए वो हटेगा नहीं, वो ड्रेन ही नहीं होगा। वही सेम बात यहाँ है कि यहाँ जो ओपनिंग है, जो मिएटिस है, जो होल है जहाँ पे खुलता है, वही चीज बंद हो गई तो आप कितनी ही कोशिश कर लो, सीलिया ऊपर कितनी कोशिश करता रहे, ये चीज हटेगी नहीं, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। एंड यही है नेजल डेविएटेड नेजल सेप्टम के कारण। इसी तरीके से एडिनॉइड्स हो गए, ठीक है, ट्यूमर बन गया वहां पे ओपनिंग के पास, या कोई एलर्जी हो गई तो इन सब से भी ड्रेनेज जो है इम्पेयर्ड हो जाएगा। और इन्फेक्शन किस किस कारण हो जाता है, तो जो ये एक सेकंड, हाँ, जो ये इन्फेक्शन की बात है कि इनएडिक्वेट थेरेपी ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस करेंगे तो इन्फेक्शन जो है परसिस्टेंट बना रहेगा।
तो ये जो है एक पैथोफिजियोलॉजी, एक विशियस साइकिल है क्रोनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट्स में, जो कि फिर ब्रेक नहीं होती, ठीक है, लगातार उनको परेशानी होती रहती है। पैथोलॉजी में यही है कि डिस्ट्रक्शन एंड हीलिंग ऑफ द साइनस म्यूकोजा लगातार होता रहता है। हाइपरट्रॉफिड साइनोसाइटिस हो जाता है। हाइपरट्रॉफिड मैंने बताया, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल का साइज बढ़ जाना। तो हाइपरट्रॉफिक साइनोसाइटिस का क्या मतलब हो गया कि साइनसेस के जो सेल्स हैं उनका साइज बढ़ गया। साइज बढ़ गया तो अल्टीमेटली एक प्रकार से इन्फ्लेम्ड ही हो गए, तो इस प्रकार से, ठीक है। देन एट्रोफिक साइनोसाइटिस हो जाता है इन पेशेंट्स में। और फिर क्या है, सबम्यूकोजल इनफिल्ट्रेशन विद लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, और वहां पे लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल आ जाते हैं। ये कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट जो काम का था वो यही थी। ये इसकी विशियस साइकिल जो पैथोफिजियोलॉजी, ये आपने ध्यान रखनी है। पैथोलॉजी वाले एक्स्ट्रा पॉइंट डालें, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, अपने कुछ काम का नहीं है। काम का यही वाला है, ये जो साइकिल वाला है, ठीक है, इसने आपने ध्यान रखना है। देन क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो क्या होता है, जो एक्यूट साइनोसाइटिस के हैं वो ज्यादा रहेंगे, लेकिन जो सीवियरिटी है वो थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि क्रोनिक होता है। तो पुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज रहेगा इन पेशेंट्स में, ठीक है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज रहेगा, ठीक है। लोकल पेन है, टेंडरनेस थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन ज्यादा कुछ एकदम जैसे क्या रहता है एक्यूट वाले केस में एकदम सीवियर पेन, सीवियर टेंडरनेस रहती है, तो यहाँ पे उतना नहीं रहता। और इसके अलावा नेजल स्टफनेस जो है, नाक बंद बंद सी लगेगी, एंड एनोस्मिया जो है, स्मेल उनको नहीं आएगी। ये सारी चीजें। डायग्नोसिस कैसे बनेगा, वही एक्सरे कर दीजिए, एक्सरे विद कॉन्ट्रास्ट माने डाई डाल के एक्सरे कर दीजिए। सीटी है, एस्पायरेशन है। एस्पायरेशन हमें कब करना पड़ेगा, अगर पस भर गया है तो हमने क्या निडल डाल के वो पस बाहर निकालना है, देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेज देना है। आप यहाँ पे देखो, इसमें क्या दिखा रखा है, नॉर्मल साइनसेस दिखा रखे हैं, और यहाँ पे देखिए एबनॉर्मल साइनसेस, ब्लॉक्ड एरियाज यहाँ पे बेसिकली पाए जा रहे हैं। ये देखो, ये वाला जो है कितना बड़ा हो गया है साइज में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली ऑर्बिट है, ये नहीं है साइनसेस, ये ऑर्बिट है। इधर ये देखो, ये है इथमोइडल साइनस, और यहाँ देखो पूरा ही इतना ज्यादा स्वेल हो गया कि उसकी डिमार्केशन ही नहीं है, कि उसकी मार्किंग ही नहीं बची, ठीक है। एंड ये तो हो गया इसके मैक्सिलरी साइनस, ये भी देखो आप, यहाँ पे भी काफी बड़े हो गए। यहाँ पे भी इनकी जो मार्किंग्स है वो इस एरिया में बेसिकली ब्रेक हो रही है, क्योंकि ये इतने ज्यादा बड़े हो गए। ये जो बड़े दो गोल गोल बट लग रहे हैं ना, ये तो आंखें हैं, ठीक है, ऑर्बिट है जहाँ पे आंखें मौजूद है। बाकी ये वाला एरिया इथमोइडल साइनस का है, ये वाला जो है मैक्सिलरी साइनस का है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है वो फ्रंटल साइनस का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंटल साइनस का एरिया, और यहाँ देख लो, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कॉज जो भी है ऑब्स्ट्रक्शन का उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइनस पहले तो वो ठीक करे। इसके अलावा क्या है, ड्रेनेज हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि पस वगैरह भर गया, म्यूकस भर गया, उसको ड्रेन आउट करना पड़ेगा। एंड वेंटिलेशन टू बी फाउंड आउट, और हमें प्रॉपर उसको जो भी साइनसेस है उनको वेंटिलेटेड करना है। वेंटिलेट कब होंगे, एयर उनमें कब जाएगी, जब उनमें मौजूद पस, उनमें मौजूद म्यूकस को आप बाहर निकालेंगे, तो ड्रेनेज करना पड़ेगा। देन क्या करना है, वर्क अपॉन पोस्ट एलर्जी में भी रिक्वायर्ड, जिस भी एलर्जी के कारण ये हो रहा है उस चीज पे हमने ध्यान देना है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए हमें भेजना है कि अगर कोई पैथोजन का इन्वॉल्वमेंट है, कोई बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है, वायरस का है, तो उसका हम एग्जैक्ट कारण पता लग पाए, और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चलेगा। वै जो भी बैक्टीरिया होगा उस स्पेसिफिक के अगेंस्ट एंटीबायोटिक दी जाएंगी। एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बेसिक है कि एंटीबायोटिक्स दे दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, डीकंजेस्टेंट्स दे दो, एंटीहिस्टामिनिक्स दे दो, ठीक है। हिस्टामिन भी क्या करता है, नेजल डिस्चार्ज बढ़ाता है, तो एंटीहिस्टामिनिक्स दे देंगे। सर्जिकल ड्रेनेज अगर हमें करना पड़े, ठीक है, अगर ज्यादा ही पस आदि इसमें भर जाए तो हमें क्या है, सर्जिकल ड्रेनेज करना पड़ेगा। देन अब सर्जिकल ड्रेनेज मैक्सिलरी की बात करें तो मैक्सिलरी में हमें कट मारते हैं, इसमें शायद दिया नहीं है, फेस पे कट लगेगा। ये हमने क्या करना है कि अगर मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है, मैक्सिलरी तो कहाँ होता है, चीक्स पे होता है, इधर इधर, तो क्या करना है, एंट्रल पंचर एंड इरिगेशन, ठीक है।
पहले तो हम कोशिश करेंगे, इरिगेशन मैंने आपको बताया, निडल में नॉर्मल सलाइन भर के बार बार डालते रहना है। इसमें अंदर देखो, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल सलाइन से ही, ये क्या है, इंजेक्शन ही है ये, इसके थ्रू क्या करेंगे, इंजेक्शन को कहाँ डाल दिया है इन्होंने, इसमें मैक्सिलरी साइनस में डाल दिया है। अब वहां पे क्या नॉर्मल सलाइन डालते रहेंगे, और जो भी सिक्रीशन है वो कहाँ के थ्रू बाहर निकलेंगी, नाक के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो ओपन कहाँ हो रहा है, नाक में ओपन हो रहा है। तो ये हो जाएगा एंट्रल पंक्चर एंड इरिगेशन। इस तरीके से हम कर देंगे कि सीधे सीधे निडल डाल के उसको इरिगेट करें, साफ करें। या हम क्या कर सकते हैं, इंट्रानेजल एनास्टोमी कर सकते हैं, कि नाक के थ्रू इसमें इस साइनस में एंटर कर सकते हैं। या फिर कैडवेल ल्यूक ऑपरेशन, कैडवेल ल्यूक ऑपरेशन में तो मतलब एक इंसिजन लगेगा, इसमें दिखाया नहीं हुआ एक्चुअली। एक में तो हमें ये होता है कि पूरा साइनस ही रिमूव करना पड़ता है। चलिए कैडवेक लूग ऑपरेशन में क्या करना है, इस तरीके से, यहाँ पे देखो, जैसे मैक्सिलरी है, मैक्सिलरी क्या है, दांत के ऊपर ही मौजूद होता है। तो हमने क्या करना है, दांत के ऊपर इस तरीके का एक होल बनाना है, साइट ऑफ विंडो है, इसके थ्रू हम किसको एसेस कर पाएंगे, मैक्सिलरी साइनस को एसेस कर पाएंगे। और ये एग्जैक्टली कहाँ होता है, अपर कैनाइन प्रीमोलर, इनके इस साइड, ठीक है, थोड़ा सा ये देखो, ये जैसे अपर कैनाइन हो गया, ये प्रीमोलर्स हो गए, ठीक है, इनके थोड़ा दूसरी साइड को जाके लेटरली बेसिकली, ठीक है, लेटरली जाके हमने क्या करना है, साइट ऑफ विंडो ओपन करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से खोल करेंगे। इससे क्या होगा, सीधा सीधा मैक्सिलरी साइनस में ये ऊपर खुल जाता है। ये ना हम इधर कहीं होल कर रहे हैं, तो ये कहाँ खुल रहा है, सीधा सीधा मैक्सिलरी साइनस में खुल रहा है, तो हम यहाँ से फिर उसको इरिगेट कर देंगे, साफ कर देंगे। तो ये हम कर लेते हैं कैडविल ल्यूक ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। तो क्रोनिक साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है कि इंट्रानेजल एनास्टोमी कर देंगे या कैडवेल ल्यूक ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। देन इथमॉइड के लिए क्या करेंगे कि इंट्रानेजल इथमॉइडेक्टमी कर देंगे, कि अगर रिमूव ही करना पड़ा तो नाक के थ्रू जाके उसको रिमूव कर देते हैं, या एक्सटर्नल इथमॉइडेक्टमी, या बाहर से ही काटेंगे इसमें, रुक जाओ। ये देखो, इंट्रानेजल नाक के थ्रू एक्सेस करेंगे इसको, इथमॉइड साइनस को, और डेक्टमी पूरा ही रिमूव कर देना है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बना हुआ है। तो इस तरीके से नाक के थ्रू जाके पूरे साइनस को ही बाहर निकाल देंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, लेफ्ट साइड में इथमॉइड साइनस है, राइट साइड का इथमॉइड साइनस गायब, जाल जैसा जो बना हुआ है। लेफ्ट साइड में तो वो चीज है, लेकिन राइट में आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से इंट्रानेजल इथमॉइडेक्टमी कर दिया, कि पूरा नाक जो है नाक के थ्रू जाके बाहर निकाल दिया। देन एक्सटर्नल क्या है कि फेस पे फिर कट मार के बाहर से, तब हम इसे रिमूव कर देंगे। एंड ये क्या है, ये देखो, अगर बाहर से कट मारना पड़ा तो ऐसे फेस के ऊपर, आई आंखों के पास होता है ना, तो ऐसे कट मार के पूरा फिर इसको जो है बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ये। तो हम इसे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि लगातार वहां पे इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रंटो इथमॉइडेक्टमी, और इधर ही कट मार के ना ऊपर का फ्रंटल साइनस भी नीचे हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि हमने क्या करना है, कि इंट्रानेजल इथमॉइडेक्टमी कर देनी है, एक्स्ट्रानेजल इथमॉइडेक्टमी कर देनी है। ये जो कैड वेल ल्यूक ऑपरेशन है ना, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम इरिगेशन करना चाहे तो इरिगेशन कर सकते हैं, और इसके थ्रू क्या है, हम पूरा मैक्सिलरी साइनस को बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है, इसमें वो नहीं है, इसको बाहर भी निकाल देते हैं। इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी का भी यही मतलब है कि हमने नाक के थ्रू जाके मैक्सिलरी साइनस को बाहर निकाल देना है। जो यहाँ पे एंट्रो वर्ड है, वो एंट्रो वर्ड बेसिकली मैक्सिला के लिए भी यूज होता है, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस के लिए भी ये एंट्रो वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे एंट्रोस्टोमी का मतलब हो गया कि नाक के थ्रू जाके वो साइनस को बाहर निकाल देना, ठीक है। और एंट्रल पंक्चर करके इरिगेशन करना तो मैंने आपको बता ही दिया, कि हमने सीधे सीधे सुई मतलब निडली डाल देनी उस
एंट्रल में यानी कि मैक्सिलरी साइनस में, और उसको इरिडिगेट करना है, हो जाए तो अच्छी बात है। उससे अगर साफ नहीं हो रहा तो फिर तो आपने नाक के थ्रू जाके उस साइनस को बाहर निकाल देना है, या फिर नाक के थ्रू नहीं जा पा रहे तो इधर, ठीक है, कहाँ, अपर कैनाइन प्रीमोलर के ऊपर एक साइड ऑफ विंडो बना के यहाँ से या तो आप ड्रेन करने की कोशिश करिए या सीधे सीधे साइनस को बाहर निकाल दो। देन स्फेनॉइड साइनस है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्फेनॉइडेक्टमी करनी पड़ेगी, स्फेनॉइड साइनस को काट के बाहर निकाल दीजिए। तो इसके लिए जो ऑपरेशन किया जाता है वो फेस ऑपरेशन किया जाता है स्फेनॉइड साइनस को निकालने के लिए। एंड फेस ऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। इस तरीके से नाक के थ्रू जाते हैं और यहाँ पीछे जो है हमको स्फेनॉइड साइनस दिखता है, एंड देन उसको हम लोग ड्रेन आउट करके बेसिकली बाहर निकाल लेते हैं। क्या है इसके स्टेप्स, इतना कुछ नहीं काम का है, बट ध्यान रखना कि स्फेनॉइड साइनस को निकालने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो फेस सर्जरी होता है, ठीक है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। देन फ्रंटल को निकालने के लिए मैंने बताया कि इधर ही कट मार के हम इथमॉइड भी निकाल सकते हैं, इधर ही कट मार के हम क्या है फ्रंटल को भी निकाल देंगे। तो हम क्या कर देंगे, पहले तो हम कोशिश करेंगे इंट्रानेजल ड्रेनेज किया जाए, ठीक है, कि ड्रेन डाल के नॉर्मल सेलाइन डाल के उसको साफ करने की कोशिश किया जाए। अगर नहीं कर पा रहे फिर तो काटना ही पड़ेगा। ये भी है ट्रिफिलेशन ऑफ फ्रंटल साइनस, मैंने बताया था यहाँ पे क्या है कि अगर ज्यादा पस भर जाए तो ऐसे कट मार के ड्रेन आउट करते हैं जो भी पस है उसको, ये कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फ्रंटो इथमॉइडेक्टमी, ठीक है, इसको लेंस ऑपरेशन या हॉवर्थ ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ से कट मारेंगे, यहाँ पे कट मार के इसके थ्रू ही हम इथमॉइड साइनस, क्योंकि वो इधर मौजूद है, फ्रंटल साइनस इधर मौजूद है, तो इस कट के थ्रू दोनों एसेस कर सकते हैं और निकाल देंगे। इसके अलावा क्या है, ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन, वो भी कुछ इसी प्रकार का है जिसमें हमने काट के निकाल देना है। तो ये सारा जो है साइनस का है, साइनोसाइटिस है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो एपिस्टेक्सिस है, लेकिन इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको बोन की सॉरी नोज की एनाटॉमी बता दूं, अगर वैसे इसमें दिया हुआ है जो इसके लेवल पे इम्पोर्टेंट है। तो चलो थोड़ा इसको देख लेते हैं। बेसिकली एपिस्टेक्सिस का क्या मतलब होता है, नाक के थ्रू ब्लीडिंग होना, ठीक है। तो एपिस्टेक्सिस भी आपके सिलेबस में है। तो एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। और ये क्या है, सभी एज ग्रुप्स में पाई जाती है, इमरजेंसी के रूप में पाई जाती है। और क्या है कि साइन, ये अपने आप में एक साइन है, नॉट अ डिजीज, ठीक है, कि ये अगर पाई जा रही है तो मतलब बेसिकली पेशेंट को कुछ ना कुछ अंदर दूसरी बीमारी है जिसके कारण ये हुआ है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज इसका होता है हाइपरटेंशन, ठीक है, मोस्ट कॉमन, बहुत ही ज्यादा कॉमन जो है हाइपरटेंशन होता है। और कई बार कुछ लोगों में क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री भी होती है एपिस्टेक्सिस की, तो बच्चों में भी ये चीज देखने के लिए मिलती है। अब छोटे बच्चों में तो हाइपरटेंशन आएगा नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए पहले हमें ब्लड सप्लाई ऑफ नोज जानना जरूरी है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ नोज क्या है, दो मेन सिस्टम से रहती है, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड, ठीक है, एंड बोथ ऑन सेप्टम एंड लेटरल वॉल्स, ठीक है। सेप्टम ये नाक है, नाक को बीचों बीच दो हिस्सों में बांटने वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है सेप्टम, और ये दो हो गई इसकी लेटरल वॉल्स, ठीक है। तो चाहे लेटरल वॉल्स हो चाहे सेप्टम हो, सभी को ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, या तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, ठीक है। देन स्पेसिफिक बता रखा है कि जो नेजल सेप्टम है, ठीक है, नेजल सेप्टम है वहां पे इंटरनल कैरोटिड सिस्टम रहता है, जो कि फर्दर फिर मतलब इंटरनल कैरोटिड में क्या क्या वहां पे सप्लाई कर रहा है, तो एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, ठीक है। एंड एक्सटर्नल में से क्या क्या चीजें हैं जो इसको सप्लाई कर रही है सेप्टम को, तो एक्सटर्नल में आ जाएगा स्पीनो पैलेटाइन आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी के नाम याद रखना, स्पीनो पैलेटाइन आर्टरी है। इसके अलावा ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है, ठीक है, सेप्टल ब्रांच ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी एंड सेप्टल ब्रांच ऑफ लेबियल, लेबियल माने लिप से आ रही है ये, ठीक है, एंड पैलेटाइन माने पैलेट से आ रही है, ठीक है। तो पैलेट से जो आ रहा है एंड जो लिप्स से आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, सीधे सीधे नेजल सेप्टम में, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। तो ठीक है, अभी बताती हूँ। देन अब ये तो हमने देख लिया कि सेप्टम को क्या क्या
चाहे वो नोज का सेप्टम हो चाहे वो नोज की लेटरल वॉल हो, दोनों को ही सप्लाई होगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। एक्सटर्नल में भी नेजल मतलब सेप्टम को क्या सप्लाई करेंगे, तो ये तीन, स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरी। एंड नेजल सेप्टम में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो कौन सी दो है, एंटीरियर इथमोइडल एंड सुपीरियर इथमोइडल आर्टरी, ये ध्यान रखना है। देन लेटरल वॉल को, जो साइड की दो वॉल्स है नोज की, उसको क्या सप्लाई करता है, तो इंटरनल कैरोटिड में उसको सप्लाई मिलती है एंटीरियर इथमोइड एंड पोस्टीरियर इथमोइड से। एंड यही दो चीजें ये नेजल सेप्टम की भी सप्लाई कर रही हैं, और यही दो चीजें इंटरनल कैरोटिड में उसको भी सप्लाई कर रही हैं, लेटरल वॉल को भी। देन पोस्टीरियर में क्या, सॉरी एक्सटर्नल में क्या आ रहा है, तो एक्सटर्नल में स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी ध्यान रखना, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो कि मैक्सिलरी आर्टरी है, या दोनों में से कुछ भी एक याद रख सकते हो। देन नेजल ब्रांच ऑफ सुपीरियर एंटीरियर डेंटल, जो कि कहाँ से आ रही है, इंफीरियो इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। देन ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी टू नेजल वेस्टिब्यूल, ये सारा जो है इस तरीके से नाक में ब्लड, ये नाक की ब्लड सप्लाई पढ़ना जरूरी इसीलिए, जब आप ये ब्लड सप्लाई याद रख पाएंगे तभी आप एपिस्टेक्सिस का टॉपिक थोड़ा बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कितना आप याद कर पा रहे हैं इसमें से। जैसे कि ये क्या बोला था कि नाक को दो मेन सप्लाई मिलेगी, एक तो इंटरनल कैरोटिड से मिलेगी, एक एक्सटर्नल कैरोटिड से मिलेगी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड में भी ऑप्थेल्मिक आर्टरीज की दो ब्रांचेस हैं, जो कि इथमोइडल है, एंटीरियर इथमोइडल एंड पोस्टीरियर इथमोइडल, ठीक है। यही दोनों नाक के सेप्टम को भी देंगी और नाक के लेटरल वॉल को भी देंगी। एक्सटर्नल कैरोटिड में क्या है, एक होती है फेशियल आर्टरी, एक होती है मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। मैक्सिलरी आर्टरी की ही अगेन दो ब्रांचेस होती हैं, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ये दोनों फिर फर्दर जो है यहाँ पे सप्लाई करेंगी। एंड जो फेशियल आर्टरी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, उसमें क्या आएगा, लेबियल आर्टरी आएगा। वो क्या है, लेबियल आर्टरी जाएगी नाक के सेप्टम को सप्लाई करने, ठीक है। ये आपने अपना ध्यान रखना है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट में बटेगी, एंटीरियर इथमोइडल, पोस्टीरियर इथमोइडल, और यही दोनों जो है नेजल सेप्टम को भी ब्लड देंगी एंड नाक की जो है लेटरल वॉल को भी देंगी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो दो भागों में बटती है, फेशियल आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी अगेन दो भागों में बटेगी, ग्रेटर पैलेटाइन एंड स्फीनो पैलेटाइन। स्फीनो पैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन कहाँ जाएंगी, नेजल सेप्टम में भी सप्लाई करेंगी ये दोनों ही, और यही दोनों जो है आगे जाके लेटरल वॉल में भी सप्लाई करेंगी। देन इसमें जो फेशियल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी भी किसका पार्ट है, एक्सटर्नल कैरोटिड का ही है। ये फेशियल आर्टरी क्या है, लेबियल आर्टरी इस फेशियल आर्टरी का पार्ट है, जो कि लिप्स में सप्लाई कर रही है, और लिप्स के ही थ्रू फिर ये क्या है, सेप्टल एरिया में भी जाके सप्लाई करेगी, साथ ही साथ उधर भी लेटरल वॉल में भी सप्लाई करेगी। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो चाहे आप एक्सटर्नल के लिए सप्लाई बोलो, मतलब चाहे आप लेटरल वॉल के लिए बोलो, चाहे आप सेप्टम के लिए बोलो, ऑलमोस्ट सेम ही ब्लड सप्लाई जो है आपको ध्यान रखनी है। बस ध्यान रखना नाक की दो ब्लड सप्लाई है, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। ये चाहे आप ऐसे अलग अलग ना लिखो, बस ये लिख देना नेजल ब्लड सप्लाई, वो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अगर आपके पेपर में एपिस्टेक्सिस आ रहा है तो बिना नेजल सप्लाई लिखे आपको वो नंबर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल अगेन दो पार्ट में बटेगी, ठीक है, एंटीरियर इथमोइडल, पोस्टीरियर इथमोइडल, ठीक है। ये दोनों ही जाके क्या है, नाक के सेप्टम और लेटरल वॉल को सप्लाई करेंगी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड है वो अगेन दो में बटेगी, फेशियल आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी अगेन दो में, ठीक है। मैक्सिला इज रिलेटेड टू जॉ, ठीक है। तो मैक्सिलरी अगेन दो में बटेगी, ग्रेटर पैलेटाइन एंड स्फीनोपैलेटाइन, ठीक है। और यही फिर सप्लाई करेगा आगे। एंड जो इंटरनल कैरोटिड है वो फेशियल में गया, फेशियल से बना लेबियल, और लेबियल जो है फिर अगेन सप्लाई किया, ठीक है। ये मोटे मोटे आपने 5-6 नाम तो ध्यान रखने ही है, ठीक है। कौन से 5-6 नाम, इस तरीके का एक चार्ट बनाना है आपने, वहां पे भले ही आप पूरा जैसे अभी हमने देखा वो ना बता पाए, लेकिन ये आपने चार्ट वहां बना के आना है। ये ऐसा नाक वाक का डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2
ठीक है, देन 3 आप ये लिखेंगे, देन इसकी 2 डिविजन्स, मैक्सिलरी की अगेन 2 डिविजन्स एंड फेशियल आर्टरी का लेबियल। बस इतना सा बना के आ जाओगे तो वो समझ जाएगा कि आपको पता है, ठीक है, बस इतना बना के आना है। अब बात करते हैं, ये इसकी ब्लड सप्लाई की हो गई, तो अब एक एरिया होता है जिसका नाम होता है लिटिल्स एरिया, ठीक है। लिटिल्स एरिया कहाँ पे है? एक मिनट, ठीक है। तो लिटिल्स एरिया क्या हो गया? ये हो गया लिटिल्स एरिया, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो लिटिल्स एरिया क्या होता है कि इट इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, ठीक है। नेजल सेप्टम के आगे इंटीरियर पार्ट में मौजूद रहता है, जस्ट अबव द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? नाक के 2 छेद, ठीक है। इसके अलावा अभी के लिए आप ये समझ लीजिए नाक के 2 छेद इज रिलेटेड टू वेस्टिब्यूल। बाकी जब मैं पूरा आपको एनाटॉमी बताऊंगी नाक की नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब वहां पे फिर सही से आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए ऐसे ही ध्यान रखो। 4 आर्टरीज जो हैं, बेसिकली जो लिटिल्स एरिया होता है ना, यहाँ पे 4 मेन आर्टरी रहती हैं, ठीक है। तो कौन सी 4 मेन आर्टरी रहती हैं? इथमोइडल रहती है, इथमोइडल रहती है, सुपीरियर लेबियल रहती है, स्फीनोपैलेटाइन रहती है एंड ग्रेटर पैलेटाइन। ये 4 आर्टरी इस लिटिल्स एरिया में मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे ये लिखो ना लिखो छोड़ दो, लेकिन लिटिल्स एरिया में कौन सी 4 आर्टरी है वो आपको लिखना है, ठीक है। इथमोइडल आर्टरी है, ठीक है। कौन सी इथमोइडल? एंटीरियर इथमोइडल है। देन सुपीरियर लेबियल, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल एंड सेप्टल ब्रांच ऑफ स्फीनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर पैलेटाइन। यहाँ पे सेप्टल ब्रांच क्यों बोला है? क्योंकि ये जो लिटिल्स एरिया है वो मौजूद ही सेप्टम में है, नेजल सेप्टम में एरिया है लिटिल्स एरिया, लेटरल वॉल में नहीं है, ठीक है। देन एनास्टोमोसिस, हेयर टू फॉर्म अ वेस्कुलर प्लेक्सिस। ये सब क्या है? आपस में एक गुच्छा, एनास्टोमोसिस माने कि आपस में जुड़ के एक प्लेक्सिस बनाती है। प्लेक्सिस इज बंच ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उस एरिया उसको कहते हैं किसलबैक्स प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये लिटिल एरिया है, लिटिल एरिया में यहाँ पे ये देखो इस तरीके से जो है ब्लड वेसल्स का गुच्छा बन रहा है, इस गुच्छे का नाम है किसलबैक्स प्लेक्सिस, ठीक है। तो जब ब्लीडिंग होगी तो यहीं से होगी। दिस एरिया इज एक्सपोज टू ड्राइंग इफेक्ट ऑफ इंस्पिरेशन करेंट्स, टू फिंगरनेल एंड ट्रॉमा, ठीक है। छोटे बच्चे नाक में बार बार उंगली करते रहते हैं, ठीक है। तो कौन सा एरिया ज्यादा प्रोन रहता है डैमेज होने के लिए? यही, क्योंकि आप देखो बिल्कुल टिप में मौजूद है ये चीज, ठीक है, बिल्कुल टिप में मौजूद है। तो ये जो है फिंगर नेल ट्रॉमा के लिए बहुत प्रोन रहता है। इंस्पायरेटरी करंट्स, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं तो ड्राइनेस के लिए भी ये चीज जो है एरिया बहुत प्रोन है। एंड यही जो साइट है, यही साइट होती है एडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में एपिस्टेक्सिस की, ठीक है। ये सारी इसका बेसिक इंट्रो है जो आपने ध्यान रखना है। देन एक एरिया होता है वुड्रॉफ्स एरिया, ठीक है। वुड्रॉफ्स एरिया एक होता है, ये क्या होता है? इट इज अ वेस्कुलर एरिया सिचुएटेड अंडर द पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट। इसमें तो नहीं दिखाया है। हाँ, ये देखो आगे ये किसलबैक्स एरिया है, ठीक है। किसलबैक्स प्लेक्सस है जो कि लिटिल्स एरिया, ठीक है। इसी के इधर पीछे की ओर एक और एरिया रहता है जिसका नाम, एक और एरिया रहता है जिसका नाम, जो अगेन यहाँ पे ब्लड वेसल्स का गुच्छा बनता है, दैट इज वुड्रॉफ्स प्लेक्सस। तो क्या होता है कि इट इज अ वेस्कुलर एरिया सिचुएटेड अंडर द, आपने ध्यान रखना है कि वुड्रॉफ्स एरिया कहाँ मौजूद है? तो इंफीरियर टर्बिनेट में मौजूद रहता है, ठीक है। वेयर इंफीरियर टर्बिनेट, ये नाक है, 3 हड्डियां हैं यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये हो गया इंफीरियर टर्बिनेट, ये वाला हो गया मिडिल टर्बिनेट, inferior turbinate, middle turbinate and superior turbinate, inferior turbinate, middle turbinate and superior turbinate। इसी के नीचे पाए जाने वाला होल inferior meatus, middle meatus, superior meatus, inferior meatus, middle meatus, superior meatus। ये जो एरिया है जहाँ पे कुछ नहीं है, ये स्फीनोपैलेटाइन रीसेस कहलाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। तो ये जो एरिया है, ये जो वुड्रॉफ्स एरिया, ये कहाँ पे मौजूद है? ये मौजूद है इंफीरियर टर्बिनेट में। एंड यहाँ पे कौन सी 2 आर्टरीज रहती हैं? स्फीनोपैलेटाइन एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल आर्टरीज का यहाँ पे एनास्टोमोसिस होता है। एनास्टोमोसिस माने आपस में वो जुड़ती हैं, और यहाँ पे भी जो है एपिस्टेक्सिस हो सकता है। तो एपिस्टेक्सिस के लिए 2 एरिया अभी तक हमने पढ़े कि कहाँ कहाँ से नाक से ब्लीडिंग होगी, किसलबैक्स प्लेक्सस से एंड वुड्रॉफ्स प्लेक्सस से, ठीक है। किसलबैक्स प्लेक्सस में मैंने बताया 4 ब्लड वेसल्स होती हैं। 4 कौन सी ब्लड वेसल्स हैं?
एंटीरियर इथमोइडल, सुपीरियर लेबियल, स्फीनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर पैलेटाइन। एंड वुडरॉफ्स में दो है, स्फीनोपैलेटाइन एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल आर्टरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपने ध्यान रखना है। इन ब्लड वेसल्स का नाम बिल्कुल ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसके अलावा एक रेट्रोकोलुमिनार वेन होती है, यहाँ से भी जो है ब्लीडिंग होती है कुछ लोगों में। तो क्या है ये, दिस वेन रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड बिहाइंड द कोलुमिना एंड इसका ना इतना डिटेल नहीं करो, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, केवल नाम ध्यान रख लो कि रेट्रोकोलुमिनार करके एक वेन होती है। इसमें तो नहीं बना रखी, बस नाम नाम ध्यान रखो कि रेट्रोकोलुमिनार करके भी एक वेन होती है, यहाँ से भी जो है ब्लीडिंग होने के चांसेस रहता है यंग पेशेंट्स में, ठीक है। तो 3 एरिया ध्यान रखेंगे। एक तो किसलबैक्स प्लेक्सस है जो कि लिटिल्स एरिया है, फिर दूसरा जो है वुडरॉफ्स प्लेक्सस है जहाँ पे 2 ब्लड वेसल्स का एनास्टोमोसिस है, एंड तीसरा जो है रेट्रोकोलुमिनार वेन है। ये 3 एरिया जो है सबसे ज्यादा यहीं से ब्लीडिंग होती है। सबसे ज्यादा क्या ब्लीडिंग होगी तो इन्हीं 3 एरिया में से कहीं से हो रही होगी। अब कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस क्या है कि क्या क्या किन किन कारणों से ब्लीडिंग होती है, तो 3 मेन कारण है। लोकल कॉज हो सकता है, जर्नल हो सकता है, इडियोपैथिक हो सकता है। तो लोकल कॉज में क्या आ गया कि नाक में कोई ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन कैसा कैसा, वायरल राइनाइटिस है, डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हो गया, साइनोसाइटिस हो गया। क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या है, कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसमें क्रस्ट फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। क्रस्ट माने कि एक हार्ड सी लेयर टाइप की जम गई नाक में, ठीक है। एट्रोफिक राइनाइटिस हो गया, राइनाइटिस सिक्का हो गया, इस तरीके की, ठीक है। इसके अलावा कुछ फॉरेन बॉडीज नाक में चली जाए, जैसे कि कोई जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं नाक में कुछ भी डाल देते हैं, तो फॉरेन बॉडी किसी नेग्लिजेंस के कारण, या राइनोलिथ, नाक में कोई पत्थरी थी, ठीक है। लिथ माने पत्थर, राइनो माने नोज, तो राइनोलिथ हो गया पत्थरीन नोज। इसके अलावा अगर मैगेट्स हैं, लीच है, किसी की नाक में रह रहे हैं, तो वो भी जो है ब्लीडिंग करा देगा। ये क्यों रहेंगे, अनहाइजीनिक कंडीशन। देन नियोप्लाज्म ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनसेस, इनका अगर ट्यूमर है तो भी जो है हो सकता है, जैसे कि हिमेंजियोमा हो गया, पेपिलोमा हो गया, ये तो बेनाइन ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ये सारी चीजें हैं तो भी वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। देन कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे चला जाए, सडन डीकम्प्रेशन हो जाए, ठीक है, डेविएटेड नेजल सेप्टम के कारण भी प्रेशर बनेगा तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है। और क्या क्या है, जैसे एडिनोइडाइटिस है, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये सब, ये इतना कुछ खास नहीं है, ये लोकल कॉज मेनली ध्यान रखना। देन जनरल कॉजेज में जैसे मैंने बताया सबसे कॉमन जो है हाइपरटेंशन है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस है, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल है, ठीक है। देन कोई डिसऑर्डर, जैसे छोटे बच्चों में क्या है, कोई डिसऑर्डर ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल हो सकता है जिसके कारण ब्लीडिंग हो जाएगी। लिवर डिजीज है, हिपेटिक सिरोसिस है, किडनी डिजीज है, क्रोनिक नेफ्राइटिस है, ठीक है, इन सब के कारण हो सकता है। साथ ही साथ क्या है, कोई सैलिसाइलेट्स और एनाल्जेसिक्स का एक्सेसिव यूज करा है, या कोई पेशेंट एंटीकोअगुलेंट थेरेपी पे है, जैसे कि एस्पिरिन हो गई, ठीक है, वो क्या है, एंटीकोअगुलेंट है। तो एस्पिरिन एंटीकोअगुलेंट तो है ही, साथ ही साथ क्या होता है, वो ब्लड थिनिंग एजेंट है, तो वहां पे ब्लीडिंग की टेंडेंसी हाई रहती है। इसके अलावा किसी को मीडियस्टर्नल कंप्रेशन हो गया, ठीक है, मीडियस्टर्नल कंप्रेशन, ट्यूमर्स ऑफ मीडियस्टर्नम, इसके कारण क्या है कि जो वीनस प्रेशर है इन द नोज विल बी रेज्ड। और किसी को जनरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, किसी को विरेकियस मेंसुरेशन हो गया एट द टाइम, मतलब कुछ में ऐसा होता है, लाइक ये सारे कॉजेज काफी रेयर हैं। फिर भी कुछ लोगों में ऐसा है कि किसी को मेंसेस चल रहे हैं और उसी टाइम पे उसको एपिस्टेक्सिस भी हो जाए, ठीक है। ये मतलब इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, बट ऐसा कुछ कुछ लोगों में काफी रेयरली ये चीज देखी जाती है, ठीक है। देन एक सेकेंड, मीडियस्टेनम तो आपको पता ही है, वो जगह जहाँ पे हार्ट मौजूद है, हार्ट मौजूद है तो वहां पे क्या है, ब्लड सप्लाई भी है ही, ठीक है। इस तरीके से हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है बेसिकली ये एरिया में, ये मीडियस्टर्नल एरिया कहलाता है जहाँ पे हार्ट मौजूद होता है, यहाँ पे वीनस सप्लाई भी है। और यहाँ पे अगर किसी प्रकार का ट्यूमर या कंप्रेशन होगा तो वीनस ड्रेनेज भी जो है कंप्रेस होगा और नाक पे प्रेशर बनेगा, ठीक है। देन
इडियोपैथिक में कुछ भी मतलब ऐसा क्लियर कॉज नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस क्या है? लिटिल्स एरिया से हो सकता है 90%। ठीक है, मैं आज ना यहीं तक कवर करूंगी, मतलब एक सेकेंड, यहाँ तक कराऊंगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिस्टेक्सिस मैं कल कवर करूंगी। तो कहाँ कहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है? लिटिल्स एरिया 90% पेशेंट्स में। ठीक है, मिडिल टर्बिनेट के ऊपर से हो सकती है, मिडिल टर्बिनेट से हो सकती है। ठीक है, मिडिल टर्बिनेट के ऊपर से भी हो सकती है, नीचे की साइड से भी हो सकती है। देन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल है, डिफ्यूज, ठीक है, नाक। ये इतना सब ना लिख के आप सीधे सीधे 3 नाम लिख देना, लिटिल्स एरिया, वुडरॉफ एरिया एंड वो रेट्रोकोलमनार वेव। ठीक है, बस ये आप साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस में लिखना। ये सारी तो मुझे थोड़ी सी मतलब ऐसी सी लग रही है, उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें आप ये लिख देना, ये 3 एरिया जो हमने नाम पढ़े थे वो 3 एरिया का नाम आप यहाँ मेंशन कर देना। ठीक है, रेट्रोकोलमनार वेन है, वुडरॉफ एरिया है एंड लिटिल्स, वुडरॉफ प्लेक्सिस एंड किसलबैक्स प्लेक्सिस जो कि लिटिल्स एरिया में मौजूद रहती है। ये 3 जो है साइट ऑफ ब्लीडिंग है। उसके बाद आप ये तीन ये ऐड कर देना कि कुछ जो है मिडिल मेटस के अबव हो सकता है, मिडिल टर्बिनेट के अबव से हो सकता है। ठीक है, मिडिल टर्बिनेट के बिलो से हो सकता है। टर्बिनेट मैंने बताया बीच में जो बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, नाक के पोस्टीरियर पार्ट से भी हो सकता है। ठीक है, ये सब आप फिर लिख देना। तो ओके, आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।